Once again, good morning to all of you. This is Kundan Misha before you. It's the fourth session of respiration. Today we will learn about respiration in animals. In the previous session, we have already learned about respiration in plants. Let's start the topic, that is respiration in animals. Respiration in animals. जब चर्चा की जाती है जीव जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होने की, तो जीव जंतु को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक वैसे जीव जंतु जो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनका शरीर ज्यादा डेवलप नहीं होता है, डेवलप होता है तो उनमें सेल्स की संख्या कम होती है, उनमें पार्टिकुलर ऑर्गन्स की संख्या कम होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन जैसी स्थिति को फुलफिल करने के लिए अलग अलग ऑर्गन उसमें नहीं बने होते हैं। वैसे जीवों को निम्न कैटेगरी में, निम्न श्रेणी की जंतुओं में रखा जाता है। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में रखने वाले को हम स्पेशली दो भागों में अगर लेके चलें, तो एक पहले को हम करते हैं यूनिसेल्युलर, शायद इसके बारे में हम लोग पहले से परिचित हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और जो दूसरा हम चर्चा करेंगे वो आज चर्चा करेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यानी स्पष्ट है कि जीव को जो दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक उसमें कौन से आते हैं यूनिसेल्युलर और दूसरे आते हैं मल्टी सेल्युलर। इस यूनिसेल्युलर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। इसके एग्जाम्पल, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अमीबा पैरामीशियम। यानी अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा पैरामीशियम को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इसे रखा गया है निम्न श्रेणी के जीव, क्योंकि इनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिकाओं से मिलके, कोशिकाओं ने एक ही कोशिका से मिलके बना होता है। जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम चर्चा करें तो इनके शरीर की कोशिका, इनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कोई 2, 4, 10, 20, 50 अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे इसमें हम चर्चा करें, चाहे वो मनुष्य की हो गई, फिर बिल्ली की हो गई, गाय की हो गई, किसी पक्षी की चर्चा कर दे, कोई भी जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, ये सारे मल्टी सेल्युलर, चूंकि इनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, साथ ही साथ इनके शरीर में ऑर्गन्स जो होते हैं सभी के लिए अलग अलग। जैसे रिप्रोडक्शन के लिए अलग ऑर्गन बने होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन बने होते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग ऑर्गन बने होते हैं। तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो उच्च श्रेणी के जीव कहलाते हैं। उच्च श्रेणी के जीव कौन, मल्टी सेल्युलर। अब जब हम चर्चा करें एक कोशिकीय जीव की, जब हम चर्चा कर रहे हैं अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीव, उसमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो एक कोशिकीय जीवों अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, हम लोग याद करेंगे पिछले सेशन में पढ़े थे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो जलीय पेड़ पौधे हैं चाहे स्थलीय पेड़ पौधे हैं, स्थल पे भी उगने वाले पेड़ पौधे और जल में भी उगने वाले पेड़ पौधे, दोनों एक ही विधि के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, और वो जो विधि है उसका नाम है डिफ्यूजन। उसे हम किस नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन के नाम से। डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। तो विसरण के द्वारा ही अमीबा पैरामीशियम श्वसन प्रक्रिया को संपन्न कर पाते हैं। आप चर्चा करते हैं कि ये जो विसरण की प्रक्रिया उनके किस अंग से होती है, पूछा जाएगा। विसरण की प्रक्रिया द्वारा वो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, उनके किस अंग से, तो ये उनके कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। यानी एक वन लाइनर क्वेश्चन यहां से बनना शुरू होता है कि अमीबा पैरामीशियम या निम्न श्रेणी के जंतुओं में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कैसे फुलफिल होती है। तो अमीबा पैरामीशियम में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया डिफ्यूजन। अब ये चर्चा हो गई कि एक कोशिकीय जीव की। कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव भी हैं जिसके एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे यहाँ, उसका नाम है हाइड्रा। ये भी कॉमन एग्जाम्पल है।
हाइड्रा का जो शरीर होता है वो एक से ज्यादा कोशिका से बना तो जरूर होता है, लेकिन इनके शरीर में भी उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। अलग अलग हर क्रिया को संपन्न करने के लिए अलग अलग अंग नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें भी निम्न श्रेणी के जीव में रखा गया है। और इनमें भी जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कि विसरण के द्वारा होती है। तो ये तो चर्चा हो गई यूनिसेल्युलर की, जिसमें जीवों के अंतर्गत क्या आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं और उसमें किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो डिफ्यूजन के द्वारा, इट मींस विसरण के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका अध्ययन चूंकि जरूरी हो जाता है, इसमें बहुत से ऐसे जीव की चर्चा की जाती है जिस जीव को हम लोग आसपास में देखते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य खुद भी वो क्या है? मल्टी सेल्युलर के अंतर्गत आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी जरूरी बनता है, इससे वन लाइनर क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। यूनिसेल्युलर यानी निम्न श्रेणी के जंतुओं से सिर्फ एक वहीं से बनता है कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, रेस्पिरेशन कैसे होती है? तो वो होती है डिफ्यूजन के द्वारा, और उसके किस अंग से? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं उच्च श्रेणी के जंतुओं में। उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया के लिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः 3 अंग बने होते हैं। वो 3 अंग सभी जीवों में अलग अलग होते हैं। जैसे पहला का नाम है ट्रैकिया, याद रखेंगे, ट्रैकिया को श्वास नली के नाम से जाना जाता है। ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाए जाते हैं। दूसरा गिल्स, गिल्स मतलब गलफड़, क्योंकि ये गलफड़ा की संख्या जो होती है 2 होती है, इसे इसीलिए क्या कहा जाता है? गिल्स के नाम से प्लूरल बना दिया जाता है। तीसरा लंग्स, जिसे हम फेफड़ा, फेफड़े भी 2 होते हैं इसीलिए लंग्स, फेफड़े। तो ये 3 मुख्य है जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करने में मदद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैकिया, श्वास नली। ये श्वास नली के द्वारा किस जीव में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो याद रखिएगा, ये जो होती है वो इंसेक्ट्स में होती है, कीड़े मकोड़ों में होती है। और उस कीड़े मकोड़े का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो शायद आप सभी उससे परिचित होंगे, कॉकरोच, जिसे हम लोग हिंदी में तिलचट्टा के नाम से भी जानते हैं। तो कॉकरोच में पूछा जाता है कि श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? ट्रैकिया के द्वारा संपन्न होती है। इसी प्रकार से दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है ग्रास हॉपर, HOPPER, ग्रास हॉपर। इस ग्रास हॉपर को क्या बोला जाता है? तो टिड्डा, घास पे अधिकांश तो होता है। राम जी का घोड़ा भी हम लोग बचपन में इसे कहा करते थे, वही राम जी का घोड़ा का ये ग्रास हॉपर, ये टिड्डा। तो ग्रास हॉपर और कॉकरोच ये इंसेक्ट्स की श्रेणी में आते हैं, और इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो ट्रैकिया के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट चर्चा किया गया है गिल्स। ये गिल्स जो होते हैं वो एक जोड़ी होती है, और ये पाई कहाँ जाती है? अधिकांशतः मछलियों में पाई जाती है। तो गिल्स के द्वारा जो सांस लेते हैं उसका बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है फिश, मछली। फिश के साथ क्या? तो अकशेरुकी जीव, इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म। तो अकशेरुकी जीव भी कुछ हैं जिसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो उसके एग्जाम्पल है प्रॉन, प्रॉन जिसे हम लोग हिंदी में झींगा के नाम से भी जानते हैं। ये प्रॉन, फिश, प्रॉन और एक सीप,
जिसे मॉशल कहा जाता है, MUSSEL, सी। ये सभी जलीय हैं, जल में रहने वाले। तो जल में रहने वाले जो जीव जो उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसमें फिश, प्रॉन और मॉशल याद रखना है, जो श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न करते हैं, गिल्स के द्वारा संपन्न करते हैं। तीसरी चर्चा जो की गई है वो लंग्स के बारे में की गई है। लंग्स को हम लोग फेफड़ा के नाम से जानते हैं, और इस फेफड़ा के द्वारा जो सांस लेते हैं उसमें कौन आ जाता है, तो मैनकाइंड सबसे पहले हम लिख देंगे। जितनी भी मानव जाति है, मनुष्य कहिए, औरत कहिए, बच्चा कहिए, यानी उसमें क्या है, तो फेफड़े के द्वारा वो सांस लेने की प्रक्रिया संपन्न कर पाते हैं। इसके बाद जो भी कुछ बड़े जीव होते हैं, गाय, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, उसमें भी ये फेफड़ा उपस्थित होता है, उसी के द्वारा ये सांस ले पाते हैं। एक जो कॉमन है, बड़ा ही कॉमन, और उसके अंतर्गत क्या आता है, उससे पहले हम जानेंगे कि इस लंग्स के द्वारा ये मैनकाइंड, जिसे हम मानव जाति तो कहते हैं, इस मानव जाति में हम इसे ग्रुप वाइज बांटा गया है। वो क्या क्या, तो रेप्टिलिया नाम सुने होंगे, रेप्टिलिया जिसे रेंगने वाला कहते हैं, रेंगने वाले जीव। मैमेलिया नाम सुने होंगे, MAMMALIA, मैमेलिया स्तनधारी जीव जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उसे दूध पिलाने का काम करते हैं, मैमेलिया। फिर आप एवीज का नाम भी सुने होंगे, एवीज पक्षी जो उड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसका नाम सुने होंगे, एम्फीबिया। एम्फीबिया को उभयचर कहते हैं, जो जमीन पर भी रह सके और जो पानी में भी रह सके, उसे हम एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। तो ये लंग्स के द्वारा इनमें श्वसन की प्रक्रिया इन सभी में होती है। जैसे एग्जांपल लेके चले हम एम्फीबिया की, जो जल में भी रह सकता और स्थल पर भी रह सकता, तो आपको याद होगा मेढक, इसे आप जल में भी देखते हैं और स्थल पर भी देखते हैं, फ्रॉग। रेप्टिलिया जिसे हम रेंगने वाले जीव के नाम से जानते हैं, रेप्टिलिया रेंगने वाला जीव, रेंगने वाला। एम्फीबिया को क्या कहते हैं, उभयचर। रेंगने वाले जीव में क्या क्या आ गए, तो टर्टल जिसे कछुआ कहते हैं, स्नेक जिसे सांप कहते हैं। इसके बाद लिजर्ड भी रेंगने वाले के श्रेणी में ही आता है, छिपकली। मैमेलिया स्तनधारी, स्तनधारी में क्या आ जाते हैं, बैट, चमगादड़ जिसे कहते हैं। मनुष्य आ गया, ह्यूमन आ गया, मानव जाति, ये मैमेलिया। एवीज, एवीज को कहते हैं उड़ने वाले। उड़ने वाले में क्या, तो सभी बर्ड्स, जितनी भी पक्षियां हैं वो उड़ सकती है। और इन सभी में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा। यानी यहाँ पे लंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देता है, क्योंकि लंग्स के द्वारा बहुत सी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी रेप्टिलिया रेंगने वाले जीव, मैमेलिया स्तनधारी जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, एवीज उड़ने वाले, तो रेप्टिलिया, मैमेलिया, एवीज, और फिर एम्फीबिया। एम्फीबिया की भी चर्चा किए हैं, जो उभयचर, जो दोनों जगह रहते हैं। इसमें बड़ा ही एक कॉमन है जिसका नाम दिया गया है एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एम्फीबिया सिर्फ और सिर्फ लंग्स के द्वारा ही वो सांस नहीं लेता है। एम्फीबिया सांस लेने के लिए और किन किन चीजों का यूज करता है, तो ध्यान रखेंगे, एम्फीबिया लंग्स के द्वारा सांस तो लेता ही है, इसके साथ ही साथ एम्फीबिया स्किन, उनके जो चमड़े की सतह होते हैं वहां से भी वो सांस लेते हैं। और फैरिंग्स, फैरिंग्स मतलब मुख ग्रसनी या ग्रसनी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो लंग्स, स्किन, फैरिंग्स, इन सभी के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसमें, एम्फीबिया में। एम्फीबिया इट मींस उभयचर, जो जल में भी रह सकता और जो स्थल में भी रह सकता। बड़ा ही कॉमन सा चीज है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम
ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो कहाँ होती है, तो जीवों में। तो जीवों की चर्चा हम लोग कर लिए, ट्रैकिया, गिल्स और लंग्स, ये कॉमन चीज है। एक कॉमन निकल के आता है एम्फीबिया, जो एक से अधिक अंगों के द्वारा, एक से अधिक अंग के द्वारा वो सांस लेने की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया ये इसमें होती है। उस एम्फीबिया किस किस के द्वारा, तो लंग्स, स्किन और फेरिंक्स, ग्रसनी के द्वारा भी, मुखग्रसनी के द्वारा सांस लेता है। तो ये कॉमन सी चीज है, बड़ी आसान, शायद अभी के अभी याद हो गए होंगे आपको। इसे एक बार देखें, रिवाइज करें, याद करें। अगले टॉपिक में हम मानव श्वसन तंत्र का एक्सप्लेनेशन करेंगे, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। आप बने रहे हमारे साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।